पिछले वीडियो में हमने एमिसिव पावर और रेडिएशन में जो पावर आउटपुट होता है उसके बारे में पढ़ा था। हमारे पास dq डिवाइडेड बाय dt जो कि रेडिएशन में हीट लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू आती है सिग्मा ई ए टी रेज़ टू द पावर 4। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया था। अलग अलग बॉडी के लिए ई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ये ई क्या होता है? ये वो रेशियो है कि ब्लैक बॉडी कितना एमिट कर दी, कितना रेडिएट कर दी, वर्सेस हमारी जो भी ग्रे बॉडी है वो कितना कर रही है। तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाती है ई इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ई की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 1, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेडिएशन ही ब्लैक बॉडी करता है। कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी से ज़्यादा रेडिएट नहीं कर सकती, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। आइडियल केस में हमें इक्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं। इस पे बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक स्फीयर है, इसका कुछ टेम्परेचर है T, और अगर इसका टेम्परेचर T है तो ये यहाँ से हीट को रेडिएट करना शुरू कर देगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, और इसका टेम्परेचर फिर गिरने लगेगा। लेकिन इसका टेम्परेचर गिरने नहीं देना है तो हम इसको कुछ पावर इनपुट देते हैं। लेट से हमने इसको 100 वॉट की पावर इनपुट दे रखी है टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, है ना, इससे इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर। ऑलराइट, अब हमने क्या किया, हमने सेम स्फीयर को हाफ हमने ब्लैक पेंट कर दिया इस तरीके से। इसका हाफ हमने ब्लैक पेंट कर दिया। हमने ब्लैक पेंट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर वाला जो इसका हाफ पार्ट है उसको हम ब्लैक बॉडी कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखो होगा क्या, यहाँ से हम इसको 100 वॉट इन पावर इनपुट देते थे और ये कुछ रेडिएट करता था इस तरीके से। ऑलराइट, अभी भी इसका टेम्परेचर तो उतना ही है, हमने इसको ब्लैक पेंट कर दिया है, लेकिन इसका ये जो ब्लैक पेंट वाला पार्ट है उसकी एमिसिविटी 1 हो जाएगी क्योंकि वो ब्लैक बॉडी बन गया। तो यहाँ से ज़्यादा पावर हमारे पास बाहर निकलने लगेगी और ये जो पार्ट है जिसको हमने पेंट नहीं किया वो पहले जितना एमिट करता था उतना ही एमिट कर रहा हो। तो हम देखते हैं कि हमारा पावर आउटपुट बढ़ गया है। ओके, अब पावर आउटपुट बढ़ गया है तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा, लेकिन हमें टेम्परेचर ड्रॉप से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमें जो पावर इनपुट इसको देना पड़ेगा। इस बार हमारे पावर इनपुट की वैल्यू आ जाती है 200 वॉट टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। ओके, समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एमिसिविटी, यानी कि ये जो E है फॉर दिस स्फीयर। तो हमें E की वैल्यू क्या है वो पता करनी है इस स्फीयर के लिए। तो कैसे करोगे? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1/3। हो सकता है कुछ लोगों का 1/2 या 0 भी आया हो। देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। पहली बात तो हमारे पास हाफ को हमने यहाँ पर पेंट किया, तो ये देखते हमें समझ में आ जाता है कि हम स्फीयर को स्टार्टिंग से ही 2 टुकड़ों वाला मान करके चलते हैं। ऑलराइट, अगर ये स्फीयर स्टार्टिंग से ही देखो यहाँ पर 2 टुकड़ों में बटा हुआ था तो हम बोल सकते हैं इसको 100 वॉट जो दिया जाता था उसमें से 50 वॉट ये रेडिएट करता था, 50 वॉट ये रेडिएट करता था। तो इस तरीके से हम बोल देंगे यहाँ से जाता था 50 वॉट रेडिएट होके, यहाँ से जाता था 50 वॉट रेडिएट होके। अब इसके बाद हमने इसको ब्लैक पेंट कर दिया है तो इससे जो रेडिएट होने वाली चीज़ है वो बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पर जो अनपेंटेड वाला पार्ट है वो तो अभी भी सेम टेम्परेचर पे होने के कारण 50 वॉट एमिट करता है, लेकिन हमने टोटल पावर इनपुट दिया है 200 वॉट का। तो यानी कि इस ब्लैक वाले पोर्शन से अब सेम टेम्परेचर पर, देखो टेम्परेचर अभी भी सेम है, सेम टेम्परेचर पे जो एमिशन होता है वो कितना होता है, यहां से होता है, ये हमें पता चल जाएगा। दिस इज 200 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 150 वॉट। यहीं से हमारे पास एमिसिविटी का फॉर्मूला आ गया। देखो अब सिर्फ इस हाफ को कंसिडर करना, ये वाला जो हाफ है, अगर हम उसको पूरा ब्लैक पेंट कर देते यानी कि वो ब्लैक बॉडी बन गया, तो ब्लैक बॉडी उस टेम्परेचर पे 150 वॉट एमिट करती है, लेकिन ये जो हमारी ग्रे बॉडी है जिसके बारे में हमें एमिसिविटी पता करनी थी वो रेडिएट करती है सिर्फ
50। तो यहाँ से हमारी एमिसिविटी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, E इज इक्वल टू E ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई E ऑफ ब्लैक बॉडी, विच इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 150, विच इज इक्वल टू 1/3। बहुत ही अच्छा सवाल था। रेडिएशन में और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि हमारे पास मान लो ये है हमारा सन, और सन से कुछ दूरी पर हमारे पास है यहाँ पर अर्थ। हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ सन, हमें दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ सन, हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ, हमें दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल देता हूँ दिस इज डी। सन को हम ब्लैक बॉडी मानते हैं, तो सन के लिए ई की वैल्यू हो जाएगी एब्सोल्युटली 1, और अर्थ के लिए एमिसिविटी की वैल्यू ई ही मान लेते हैं अभी के लिए। अब हमें पता करना है कि हमारी अर्थ का मीन टेम्परेचर क्या होगा। पहली बात तो मीन टेम्परेचर है क्या, हमें पता है कि अर्थ के पोल पर बर्फ जमी होती है ना, -डिग्री सेल्सियस में कुछ टेम्परेचर होता है। इक्वेटर पे देखोगे तो 30-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ होता है, तो कुछ मीन टेम्परेचर होगा अर्थ का, ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ऑलराइट, हमें ये पता करना है कि अर्थ का टेम्परेचर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ सन का टेम्परेचर। और ये चीज़ पता कैसे करोगे, देखो इसको समझने का एक और तरीका है। अर्थ का टेम्परेचर होता क्यों है, सन से कुछ हीट निकलती है, वो हीट आके अर्थ पे टकराती है, तो अर्थ के ऊपर कुछ पावर इनपुट है, और अर्थ के टेम्परेचर के हिसाब से कुछ पावर आउटपुट होगा जो अर्थ रेडिएट करती है। दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। इस तरीके से आप पता कर सकते हो अर्थ का मीन टेम्परेचर क्या है। तो वीडियो को पॉज करो और इस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करो, वो वैल्यू क्या होने वाली है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि सन से कितनी एनर्जी निकलती है, और फिर उसके बाद उसका कितना पार्ट अर्थ के ऊपर जाता है। तो पहले देख लेते हैं सन से कितनी एनर्जी निकलती है, फिर कितनी पावर सन से हमें मिलती है। हमें नहीं मिलती, सन की पावर क्या है, तो वो जो रेडियंट पावर है dQ/dt, उसको हम बोलेंगे अगर सन के लिए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा। ई की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो सिग्मा इंटू 1 इंटू सन का एरिया कितना है, देखो सन का एरिया हो जाएगा, ये एक स्फीयर है तो 4πr², 4π रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर है ना, इंटू टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4। ये वो पावर है जो सन से रेडिएट हो रही है, लेकिन ये तो चारों दिशाओं में जा रही है। हमें कितनी मिलती है अर्थ पे, देखो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास कितनी पावर इस तरफ आ रही थी। अब सन एक पॉइंट सोर्स या रेडियल सोर्स है, पॉइंट सोर्स तो नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि यहाँ से बहुत दूरी पर अगर हम एक बड़ा सा स्फीयर इस तरीके से बनाएं, तो हम बोल सकते हैं कि पर यूनिट एरिया, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लोगे, पर यूनिट एरिया जो भी इसकी पावर थी आप उसको इसके पूरे एरिया से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट एरिया हमें यहाँ पर जो पावर इंसिडेंट है अर्थ पे वो मिल जाएगी। तो इसको पर यूनिट एरिया, कौन सा एरिया, इस बड़े वाले स्फीयर का, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 4πd² से। ये क्या हो गया हमारा पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया एट अर्थ, यहाँ पर इतनी पावर पर यूनिट एरिया आती है। अब अर्थ का एरिया कितना यूज किया जाए जिस पर वो इंसिडेंट है, तो अर्थ का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πre का स्क्वायर, और उसके हाफ पार्ट पे है ना, हाफ पोर्शन को ही तो वो एनर्जी मिल रही है, तो हम 4πre का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा, हमें यही नहीं यूज करना है। देखो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टेड एरिया यूज करना पड़ेगा। अगर हमारा अर्थ इस तरीके से एक स्फीयर है और उसके ऊपर इस तरीके से बहुत सारी एनर्जी आ रही है, तो वो एनर्जी ज़रूर इस पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास प्रोजेक्टेड एरिया तो ये वाला होगा जो हो जाता है सिर्फ πre का स्क्वायर। ये वाला एरिया हमारे काम का है, जो कि एक्चुअली इस इंसिडेंट सनरे के परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर वाला एरिया चाहिए होगा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे πre के स्क्वायर से, ये हमारे पास पावर इनपुट है,
ठीक है, दिस इज पावर इन ऑन अर्थ। इंसिडेंट पावर हमारे पास आ गई, दिस शुड बी इक्वल टू रेडिएटेड पावर कितनी है अर्थ की, वो हो जाएगी सिग्मा। अर्थ के लिए ई की वैल्यू हमें ई दी हुई है। अर्थ के केस में एरिया, अब कौन सा एरिया यूज होगा, यहां पर अर्थ एक स्फीयर है तो उसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया जो हो जाएगा 4 पाई आर ई का स्क्वायर इनटू टेम्परेचर ऑफ अर्थ की पावर 4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर आप देखोगे कि ये पाई आर ई स्क्वायर से ये पाई आर ई स्क्वायर इस तरीके से कट जाता है, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ अर्थ की पावर 4 इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर टी एस की पावर 4 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर 4 ई। इस इक्वेशन को देख के हम कुछ चीज़ें पता कर सकते हैं, जैसे हमारे पास टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ये डिस्टेंस क्या है, लेकिन अर्थ का रेडियस क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थ के ही ऑर्बिट में एक छोटा सा स्फीयर पड़ा हुआ है, उसका एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, वही जो कि अर्थ के टेम्परेचर के बराबर है। दूसरे सवाल किस तरीके के बन सकते हैं, सवाल ये पूछा जाएगा कि अगर सन के टेम्परेचर को डबल कर दें तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी। यहाँ पे आप देखोगे कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सन आ जाता है, अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। या फिर ये पूछा जाए कि हमने सन का रेडियस डबल कर दिया है, अगर सन का रेडियस डबल हो गया है तो अर्थ के टेम्परेचर पे किस तरीके से असर पड़ने वाला है, तो आप देखोगे कि वो भी √2 टाइम्स इस तरीके से बढ़ जाएगा। यहाँ से आप रिलेशंस डिराइव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस received at a distance r from the center of a star of radius small r whose outer surface radiates as a black body at a temperature T Kelvin is given by straight forward formula based question है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास स्टार का रेडियस है स्मॉल आर और वहाँ से जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। हमसे पूछा टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके, तो इससे पहली बात तो एनर्जी कितनी निकल रही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड होगा ना ये, तो हमारे पास आएगा वो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी रेज़ टू द पावर 4। ये वो एनर्जी है जो इस स्टार से निकलती है, लेकिन हमें पता करनी है जो यहाँ पर रिसीव होती है पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दिस। तो हमें एक बड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से स्फीयर अज्यूम करना पड़ेगा जिसका रेडियस है r। उस सभी जगह पे हमारे पास देखो सेम एनर्जी इस तरीके से जा रही होगी, तो इसी एनर्जी को हमें डिवाइड कर देना है इसके पूरे सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया कितना होगा, वो बड़े से स्फेरिकल शेल का 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 पाई कैपिटल आर के स्क्वायर से। यहाँ पर हम इस एरिया को रिप्लेस कर देंगे इस वाले रेडियस की टर्म्स में, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू ई इंटू टी रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई इस तरीके से कट जाएगा। हमारे पास वैल्यू आती है सिग्मा ई आर स्क्वायर टी रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। और क्योंकि ये एक ब्लैक बॉडी है तो इसके लिए ई की वैल्यू हो जाती है 1। हमारे पास आंसर आता है सिग्मा आर स्क्वायर टी रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेट ऑफ कूलिंग, देखो अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर है T, ये जिस सराउंडिंग में रखी है उसका टेम्परेचर है TS, तो इसके लिए हम पावर लॉस लिख सकते हैं dQ अपॉन dt। जो उसका नेट लॉस होता है वो हो जाता है सिग्मा ई ए टी रेज़ टू पावर 4 माइनस सिग्मा ई ए टी एस रेज़ टू पावर 4।
ये वो पावर है जो ये एमिट करता है, रेडिएट करता है। ये वो पावर है जो सराउंडिंग के कारण आती है और उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर टेक्निकली हमें ए लिखना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं ए इज इक्वल टू ई होता है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स कॉमन ले लें तो देखो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, सिग्मा ई ए टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी एस रेज़ टू पावर 4 टाइम्स डी टी। यानी कि ये छोटी सी हीट है जो छोटे से टाइम में उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने निकाल दी है बाहर। तो उसके कारण क्या होगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वो कितना कम हो जाएगा हमें पता है, हो जाएगा माइनस एम एस डी टी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, छोटे से टाइम इंटरवल में हमारे पास छोटा सा टेम्परेचर का चेंज आ गया है ना। क्योंकि टेम्परेचर का चेंज नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया हुआ है। देखो इसी को मैं फिर से रीअरेंज करके लिखता हूँ। मेरे पास आ जाता है डी टी अपॉन डी टी। ये क्या चीज़ हुई पहले तो इसको समझो। ये समय के साथ टेम्परेचर किस तरीके से बदल रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड या 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड या 50 डिग्री सेल्सियस पर मंथ। इस तरीके से टेम्परेचर के बदलने की रेट है समय के साथ। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस सिग्मा ई ए अपॉन एम एस मल्टीप्लाइड बाय टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी एस रेज़ टू पावर 4। यहाँ पर देखो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना। हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें सराउंडिंग का मतलब वो है ही इतनी बड़ी कि उसमें कितनी भी हीट दो, कितनी भी एब्जॉर्ब कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये टेम्परेचर चेंज होता है। आप चाहो तो इसको यहाँ नीचे ले आओ, ये डी टी को दूसरी तरफ ले जाओ और आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इस तरीके से भी कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जिस रेंज में हमें कैलकुलेशन करना है, जो हमारे स्कोप में है, वहाँ पर हम एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन क्या है, हम मानेंगे कि इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है उसको मैं लिख देता हूँ टी एस प्लस डेल्टा टी। अब देखो यही वैल्यू हम यहाँ रख देते तो ये क्या बन जाता है, इस पूरी चीज़ को मैं कोई कांस्टेंट सी लिख देता हूँ। दिस इज सम कांस्टेंट सी मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू हो जाएगी टी एस प्लस डेल्टा टी इसकी पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। अब इस पूरे में से जो चीज़ कांस्टेंट है क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, उसकी पावर 4, इसको बाहर निकाल लो कॉमन। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी इनटू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4 ब्रैकेट के अंदर। देखो बड़ा सा ब्रैकेट बनेगा, हमने यहाँ से टी एस की पावर 4 बाहर निकाल दिया तो उसकी जगह तो आ जाएगा पीछे -1 और ब्रैकेट को बंद कर दो। यहाँ पर से टी एस की पावर 4 बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाता है हमारे पास 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एस इसकी पावर 4 -1। करना क्या है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। कब कर सकते हैं हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, इफ डेल्टा टी इज मच लेस देन टी एस, तो क्या हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। या फिर मैं लिख दूं कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी एस, अगर उसकी वैल्यू, वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मान लो 0.1 से छोटी है तो भी मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कर लूँगा। अभी आप देखना ऑलमोस्ट आंसर हमारा आ जाएगा। तो उस केस में 1 प्लस एक्स, ये एक्स है, एक्स की पावर 4, ये बन जाता है 1 प्लस 4x। यहाँ से हमारी वैल्यू बन जाएगी c इंटू टी एस की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी एस -1। देखो -1 से +1 इस तरीके से कट गया और हमारे पास आ जाता है डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी टी एस की पावर 3 और यहाँ पर 4 इधर आ जाएगा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हमें मिलेगा डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू -k डेल्टा टी। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या है, डेल्टा टी, इन दोनों के बीच का जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, और हमारे पास ये है चेंज इन टेम्परेचर की जो रेट है। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो जल्दी ठंडी होगी। जैसे मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको हम बाहर रख दें तो उसका सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी ठंडी होने लगती है। लेकिन बाद में जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता है तो उन दोनों के बीच का टेम्परेचर गैप भी कम हो जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे ठंडी होती है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा टेम्परेचर का, है ना, मान लो ये हमारी सराउंडिंग है, तो ग्राफ ऐसे कुछ आता है। स्टार्टिंग में तो देखो बहुत जल्दी वो नीचे गिर रहा है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे गिरता है, उसमें उतना ज़्यादा चेंज आता नहीं है। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम उसकी प्रोपोर्शनैलिटी होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी। तो न्यूटन जी ने सब जगह अपने अपने कुछ रिसर्च करी, उन्होंने बहुत सारे हमें लॉज दिए थे, ये भी उन्होंने एक लॉ हमें दिया था। इसे क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे, देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पहले लिखनी पड़ेगी, ये लॉ तब वैलिड है जब डेल्टा टी डिवाइडेड बाई सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से। अच्छा, ये टेम्परेचर किस में है, टेम्परेचर्स आर इन केल्विन। तो मान लो हमारे पास कोई बॉडी है यहाँ पर इस तरीके से, और उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर डेल्टा टी कितना हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 50 माइनस 25 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी एस उसकी वैल्यू कितनी आती है 25 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू 1। तो क्या यहाँ पर हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को यूज़ कर सकते हैं, नहीं, लेकिन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक गलती कर दी ना, हमारे पास ये जो टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमें लेना पड़ेगा। तो 25 नहीं होगा, 273 प्लस 25 हो जाएगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, इसको मान लेता हूँ कि मैं ये हो जाता है 300। इस केस में हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाती है 1/12, जो कि हमारे 0.1 से छोटी है। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसमें हम लिख सकते हैं dt अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के dt। यहाँ पर ये k और माइनस कहाँ से आया, देखो हम लॉ ऑफ कूलिंग डेराइव कर रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे हमारी बॉडी हॉट थी। बॉडी हॉट थी किससे, सराउंडिंग से। तो अगर बॉडी हॉट है तो धीरे धीरे वो कूल होगी, यानी उसका टेम्परेचर इवेंचुअली गिर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव होगी, राइट, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। लेकिन डिफरेंस इन टेम्परेचर वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें एक माइनस लगाना चाहिए, माइनस के। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बनाते हैं तो हमारे पास माइनस के इस तरीके से हम लगा देते हैं। अब हमें इसको करना है इंटीग्रेट। यहाँ पर पहले तो देखो वेरिएबल क्या क्या है, हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस भी चेंज होता है, और समय तो बदल ही रहा है। लेकिन ये दोनों आपस में लिंक्ड है ना, ऐसा नहीं है दोनों इंडिपेंडेंट है। कैसे लिंक है, देखो हमें पता है डेल्टा टी इज इक्वल टू टी ऑफ बॉडी माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, इस तरीके से ये लिंक है। और इसी को मैं बोल देता हूँ यार, इसकी वैल्यू x मान लेते हैं अभी के लिए, ताकि हम इस कैलकुलस को आसानी से सॉल्व कर पाए। इसको डिफरेंशिएट करो, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल जाएगा, डी ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो वो क्या बन जाएगा, डी टी माइनस टी एस। अब ये तो देखो कांस्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा है, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0 इज इक्वल टू डी एक्स। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। यहाँ पर डी टी की जगह यहाँ से मैं डी एक्स रख सकता हूँ, डी एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में ये कैपिटल डेल्टा टी जो है इसकी जगह मैं सीधे सीधे एक्स रख दूंगा, इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट किया जाए इस तरीके से, हमारे पास देखो क्या वैल्यूज आ जाएंगी। ये है डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है एल एन एक्स, तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी। अब लगाते हैं लिमिट्स, ये किस तरीके से वेरी हो रहे हैं। समय का तो हमें पता है कि समय t इज इक्वल टू 0 से t तक गया होगा, तो यहाँ पर जो लिमिट लगनी है 0 से लेकर t तक, इस तरीके से मैं लगा दूँ। x की वैल्यू में किस तरीके से चेंज हो रहा है, x है क्या चीज़, x है हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है वो। तो इनिशियली हमारे पास कुछ टेम्परेचर डिफरेंस रहा होगा डेल्टा टी नॉट, फिर t समय के बाद वो डेल्टा t बन जाता है इस तरीके से, राइट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एल एन ऑफ फाइनल क्या है डेल्टा टी, इनिशियल कितना था डेल्टा ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। यहाँ पर दोनों तरफ आप ई रेज़ टू पावर चढ़ा दोगे यहाँ पर, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आती है वो आती है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नॉट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। यहाँ से हमें मिलता है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया ये रिजल्ट। ग्राफ इसके किस तरीके से होता है आपको पता है,
हमारे पास अगर इस तरीके से ग्राफ है, यहाँ पर टाइम है t, इस तरफ है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये किस तरीके से चेंज होने वाला है, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास कुछ टेम्परेचर डिफरेंस था और इनफाइनाइट टाइम बाद टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब समझे, इनफाइनाइट समय के बाद बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के ही बराबर हो जाएगा इस तरीके से। या फिर हम इस डेल्टा टी को रिप्लेस कर देंगे t माइनस टी एस से। देखो क्या हो जाएगा, t माइनस टी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। या फिर मैं इसी को लिख दूंगा t इज इक्वल टू टी एस सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। अगेन इसके आप फील लेने की कोशिश कर सकते हो। बॉडी का टेम्परेचर एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 हो जाएगी वैल्यू, तो हो जाएगा सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी नॉट, है ना, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। और एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट समय पर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आने वाला है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारे पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने सराउंडिंग में रखा। सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से 10 मिनट में 10 मिनट्स में हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद और कुछ समय बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होते होते कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। और ये फिर देखो और कुछ समय बाद ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या उसके बाद भी टेम्परेचर कम होगा? नहीं, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ही 20 डिग्री सेल्सियस है, उससे ठंडी तो वो नहीं हो सकती। और हम जानते हैं यहाँ तक पहुँचने भी इसको इनफाइनाइट टाइम लगता है। ओके, तो हमें पता करना ये वाला टाइम कितना है, ये t की वैल्यू कितनी है। अब पहली बात तो फील लेने की कोशिश करो, जिस वक्त बॉडी ज़्यादा गर्म थी वो ज़्यादा जल्दी से ठंडी होगी, है ना। तो यहाँ पर कम समय लगा होगा, यहाँ पर ज़्यादा समय लगा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो तो उतना ही है। 10 डिग्री ठंडा होने में अगर आप गर्म हो तो आप जल्दी ठंडे हो जाओगे, अगर आप उतने गर्म नहीं हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इसको सॉल्व किस तरीके से करें, हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। हमारे पास ऐसा कुछ रिजल्ट आया था पिछले वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास डेल्टा टी यहां पर कितना है, इनिशियली हमारा डेल्टा टी कितना है, इनिशियली डेल्टा टी नॉट उसकी वैल्यू है 50 माइनस 20 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। 50 डिग्री और 20 डिग्री इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इनिशियली वो था 30 डिग्री सेल्सियस। 10 मिनट के बाद टेम्परेचर डिफरेंस कितना बचा 40 माइनस 20, है ना। आफ्टर 10 मिनट्स डेल्टा टी की वैल्यू हो जाती है 40 माइनस 20 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, हमें वैल्यू मिल जाएगी कुछ, क्या मिल जाएगी 20 इज इक्वल टू 30 ई रेज़ टू पावर माइनस के इंटू टी ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अभी टी की वैल्यू चलो यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, माइनस 10 के। अभी वो मिनट्स है, अगर हम कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं लगाएंगे तो यहाँ भी आंसर आएगा वो मिनट्स में आ जाएगा। ये जो कैलकुलेशन हुई वो यहाँ से यहाँ तक आने में। अब सेकंड केस देखते हैं, जब हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो लिखेंगे सेकंड केस, हमारे पास डेल्टा टी नॉट की वैल्यू कितनी है। देखो यहाँ से यहाँ आने के लिए इनिशियली हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है सराउंडिंग के साथ 40 माइनस 20, तो हमारे पास डेल्टा टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। फिर आफ्टर टी मिनट्स डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाती है 30 माइनस 20, है ना, तो हो जाएगा 30 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से हमें यही वाली इक्वेशन लगा देनी है, यही वाली इक्वेशन। बाद में डेल्टा टी कम हो करके हो गया है 10 डिग्री सेल्सियस, पहले था कितना 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम लिख देंगे 10 इज इक्वल टू 20 ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, एक है के, एक है टी।
दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हमें मिल जाता है e रेज़ टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 1/2, या फिर मैं लिख सकता हूँ दोनों तरफ लॉग ले लूँ, नेचुरल बेस पे तो हो जाएगा माइनस के टी इज इक्वल टू ln ऑफ हाफ। ऑलराइट, या फिर मैं लिख सकता हूँ के टी इज इक्वल टू ln 2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2/3 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस 10 के। अगर मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लूँ तो मेरे को मिल जाएगा ln ऑफ 2/3 इज इक्वल टू माइनस 10 के। माइनस को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 10 के इज इक्वल टू ln ऑफ 3/2। देखो यहाँ से k की वैल्यू मुझे इस जगह पे रख देनी है, मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों से हमें वैल्यू क्या मिल जाती है? k की जगह मैं रख दूंगा ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 10। ये हो गई हमारे k की वैल्यू। यहाँ से k की वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं, k इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ 2। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 10 टाइम्स ln 2। ln 2 कितना होता है हमारा? 0.693 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? ln 3 माइनस ln 2। ln 3 की वैल्यू होती है 1.1 माइनस 0.693, ये मल्टीप्लिकेशन में तो हो जाता है हमारा 6.93 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 0.693 वैल्यू हो जाएगी 0.407 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 17.03। ये वैल्यूज याद होंगी तो आप इसको कर पाओगे। आंसर किस में आएगा? मिनट्स में। तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो गई। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काफ़ी सिंपल तो था, देख करके लग रहा था बहुत ही सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, लॉ का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर वैसे भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक अप्रॉक्सीमेशन था, हमने देखा था। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेशन कर ही रहे हैं तो क्या हम कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए एक और अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं? देखते हैं कैसे। तो अब आप जानते हो कि अर्थ का टेम्परेचर सन से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से क्रैशअप की ग्रोथ आपके सब्सक्राइब करने या ना करने पे डिपेंड करेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कुछ कमेंट जरूर करना। ब्लू 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 इसको टाइप कर सकते हो तो ये कमेंट करके बताओ। और प्लीज क्रैशअप को सपोर्ट करो यार, उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना। ये वीडियो जो अभी आपने देखा वो क्रैशअप की योलो सीरीज का छोटा सा पार्ट है। पूरी की पूरी योलो सीरीज क्रैशअप पर एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है, उसको जाओ देखो। हम मिलेंगे क्रैशअप की योलो सीरीज में।